अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और कोशिश होती है कि अवामी नौइयत के मामलात के ऊपर या मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो बहरहाल सिलसिला आज भी जारी रहेगा और बिलखुसूस मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है, कारोबारी तबका क्या सोच रहा है और एक आम इस मुल्क में रहने वाला क्या सोच रखता है कि जो मौशी सूरत हाल है या जो अदाद व शुमार पेश किए जा रहे हैं वाक़तन उससे कोई बेहतरी सूरत हाल में आ रही है या नहीं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह इन मामलात पर गुफ्तगू करें, साथ साथ शहर कराची के जो मामलात और मसाइल हैं जो साल साल चलते आए हैं और चलते रहेंगे, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं हो रही बल्कि रोज़ बरोज़ इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी एक ख़बर जो है वो नज़र से गुज़री जिसमें ये कहा गया कि शहर की जो सड़कें हैं उसकी मरम्मत के लिए, ये मालूम नहीं उसको मरम्मत कहा जाए या क्या नाम दिया जाए, अब तो उनका सिरे से वजूद ही ख़त्म हो चुका है बहुत सारी जगहों पर। तो उसके लिए महज 1 अरब रुपए जो मुख्तस किए गए हैं। बहरहाल देखते हैं ये सिलसिला कैसे शुरू होगा, ना जाने कब ये मौका आएगा, कब इस सूरत हाल बेहतर होगी। फ़िल वक्त जो मामलात हैं वो सिर्फ़ बयानात की हद तक महदूद हैं और साल साल यही होता आया है। मुख्तलिफ़ इजलास होते रहे हैं, ख़बरें चलवाई जाती हैं कि इन मामलात को हल किया जाएगा, शायद KMC को भी ताकीद की गई है, इस तरह की बातें हैं। तो ये साल साल सिलसिला चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है और इसी तरह मामला जो है वो चलाए जा रहे हैं। बहरहाल इसके साथ साथ दूसरी जो एक और बड़ी अहम एक मामला है जो यहाँ पर इस वक्त मौशी सूरत हाल है और साथ साथ जो रियल इस्टेट का शोबा है उसमें क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करनी है। पूरे मुल्क का तो मुझे इल्म ज़्यादा नहीं है कि प्रॉपर्टी की सूरत हाल क्या है। बहरहाल शहर कराची के अंदर इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर सकूत जो है वो छा चुका है और इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सैयद रोशन अली वासी साहब, जो कि CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर्स कराची DHA। उनको मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया वासी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और जैसे भी कुछ देर पहले मैंने इब्तदाइया में तस्करा किया, मौशी सूरत हाल यकीनन जो भी हो, एक आम आदमी की अगर ज़िंदगी बेहतर हो, हालत ज़ार बेहतर हो, तो मालूम ही होता है कि आपके जो मौशी फ़ैसले हैं वो दुरुस्त में। इसको एक तरफ रखते हुए जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं, एक ज़माने में शहर कराची में प्रॉपर्टी ख़रीदना एक ख्वाब सा बन गया था। ताहम उसके बाद सूरत हाल ऐसी हुई कि जिस किस्म के टैक्सेस लगाए गए तो छोटे बड़े तमाम ही इलाक़ों के अंदर जो है वो सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हो गई और ख़रीदो फ़रोख्त का जो सिलसिला जिस तरह से पहले जारी था वो काफ़ी हद तक थम गया। मेरी आपसे गुजारिश है, ज़रा फरमाइएगा कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जिन्हें आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी के हवाले से अब भी उनमें कुछ रमक जो है वो बाकी है और वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है, ज़रा फरमाइए। यासिर भाई, क्या बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने बात की कि मुआशी हालात के हवाले से, तो मुआशी हालात ऐसे हैं कि इस वक्त जो है ना चीज़ें, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से, ख़त्म होने की वजह से अब लोगों को सिर्फ ये फ़िक्र हो गई कि हम अपने घर का ख़र्चा कैसे चलाएंगे, बिजली का बिल कैसे देंगे, पेट्रोल का ख़र्चा कैसे निकालेंगे। इस वक्त लोगों को प्रॉपर्टी से ज़्यादा जो है ना अपने घर चलाने की फ़िक्र हो गई है। जो लोग किराए पे रहते हैं उनके लिए किराया अदा करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि किराए से ज़्यादा बिजली का बिल आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक अपर क्लास है, अब वो भी मतलब वो अपने चादर के अंदर आना शुरू कर दिया उसने भी, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने भी अपने आप को समेटना शुरू कर दिया, और जो लोअर मिडिल क्लास है तो वो तो बेचारे बस सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और एक उससे भी पिसा हुआ तबका है, वो ना रो सकता है, ना हंस सकता है, ना वो किसी से बात कर सकता है, ना अपने कोई फरियाद कर सकता है किसी से।
तो उसको कम से कम उसके लिए मैं समझता हूँ इंसानियत के नाते हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कोई ऐसा रिलीफ का रास्ता निकालें कि उनको जिंदा रहने का हक दें। देखें, ये वो लोग हैं जो कि या तो खुदकुशी कर लेते हैं या ये मरते भी है ना तो इनका किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका ख्याल करें, और गवर्नमेंट की तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। अब जब गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तो वो आवाम का भी सोचें। देखें, इस वक्त टैक्स की कलेक्शन के ऊपर ज़्यादा जोर है। जाहिर सी बात है टैक्स तो सबको देना चाहिए, मगर इस वक्त जब लोग कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे। ठीक है। अब जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड ख़राब ना हो जाए, और वो अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, वो किसी ब्लैक लिस्ट में नहीं आना चाहते। तो वो तो चले उनके पास है, दे भी देते हैं, और अगर नहीं भी है तो वो मजबूरी है, कोई चीज़ सेल करके या कहीं से पैसे निकाल के उसको दे रहे हैं। मगर जिनके पास नहीं है वो कहाँ से देंगे? उनको भी फाइलर बना रहे हैं, बनाए बिल्कुल, फाइलर तो बहुत अच्छी बात है, बननी चाहिए, मगर आप उनके लिए रोजगार के भी तो मौके उनके लिए फराहम करें, उनको रोजगार दें। अब ये जो लोग हैं, अब मैं समझता हूँ जो लोग 25,000 रुपए की जो जॉब कर रहे हैं, अब वो 25,000 में भी बहुत खुश हैं। उनको पता है कि ये भी अगर छूट गई तो हमारे पास ये 25,000 भी नहीं आएंगे, तो वो 25,000 को भी वो बहुत नेमत समझ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उसमें आगे उनकी इतनी जिम्मेदारी है कि बिजली के बिल भी देने हैं, घर का खर्चा भी चलाना है, अपनी सफ़ेद पोशी भी कायम रखनी है। अब तो आप इनसे किसी से तकादा कर ही नहीं सकते कि तनख्वाह बढ़ाए। आप किसी की तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं, वो उसको बोलता है सर आप छुट्टी करें। ये बड़े मसले मसाइल हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए सोचें जो बेचारे परेशान हाल हैं, जिनके पास कुछ खाने को पैसे नहीं है। अब वो गंदा पानी पी रहे हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस के मरीज बन गए हैं वो लोग, मगर वो बोल नहीं सकते। अपने टेस्ट इसलिए नहीं कराते कि उनको ये खतरा होता है कि अगर टेस्ट कराएंगे तो कोई चीज़ हमारी बॉडी में से निकल आई तो फिर उसके खर्चे और बढ़ जाएंगे, फिर एक टेंशन अलग बढ़ जाएगी। तो वो सोचते हैं जैसी ज़िंदगी चल रही चलने दें। मगर मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के हुक्मरानों को ये चाहिए कि वो हमारे इन लोगों का ख्याल करें, जो कि इनकी जिम्मेदारी है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनको अच्छा पानी देना, कम से कम साफ पानी उनको ज़रूर दे दें, और 2 टाइम के खाना दे दें उनको। कुछ चीज़ें इतनी सस्ती कर दें कि कम से कम वो अपनी ज़िंदगी सही से गुजार सकें, जिंदा रह सकें। तो इसका अजर सवाब इनको इधर भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी के हवाले से जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले, मैंने सवाल किया कि कौन सी ऐसी जगह आप समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शहर कराची में अभी भी लुक्रेटिव है, यानी कि वहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और हम ये पढ़ते आए हैं कि ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिस वक्त मार्केट जो है वो डाउन होती है, ख़रीदारी के लिए अच्छा मौका होता है, जिसमें हम कहते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी एक बन जाती है कि आप ख़रीदारी कर सकें, क्योंकि जिस तरह से कीमतों में इजाफा हुआ वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चले गए। तो ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त आप क्या समझते हैं और आपकी राय क्या है कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए? जी देखिए, ये तो सबको पता है कि हर इंसान जो ना अच्छी से अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता है, अच्छी से अच्छी जगह पे अपना घर बनाना चाहता है। तो इस वक्त मेरी नज़र में सबसे जो बेस्ट जगह जो है ना इन्वेस्टमेंट की, वो है फेज़ 8 DHA कराची। क्योंकि फेज़ 8 DHA कराची बहुत बड़ा फेज़ है, और उसकी खूबसूरती ये है कि DHA उसके ऊपर काम बहुत कर रहा है, बल्कि पूरे डिफेंस में ही काम कर रहा है। पूरा डिफेंस कराची उसमें काम हो रहा है, मगर स्पेशली फेज़ 8 में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और फेज़ 8 में इन्होंने पूरे फेज़ 8 को परमिशन दे दी है बनाने की, जिसकी वजह से ये हो गया कि वहाँ पे डिमांड कम हो गई है, सप्लाई बहुत है। सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे प्लॉटों की कीमतें इस हद तक कम हो गई कि आपको भी सुन के ताज्जुब होगा। आप समझ लें कि जिस पोश इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ख्वाब एक प्रॉपर्टी खरीदना जो ना ख्वाब हुआ करता था। आज वो प्रॉपर्टी पता है कितने की? 500 गज का प्लाट आपको 3.5 करोड़ का मिल जाता है। 500 गज का रेजिडेंशियल प्लाट आपको 3.5 करोड़ में मिलता है, और वो प्लॉट खरीद के आप घर भी बना सकते हैं। वहाँ पर हर चीज़ की सहूलत मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सुई गैस नहीं है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें। मेरे ख्याल में दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट कि आप पूरे कराची में कहीं इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप मेरे ख्याल में फेज़ 8 में जाएं, उसको थोड़ा सा सोचें ये क्या जगह है, वहाँ पे जाएं, जाके देखें, किसी से मशवरा करें, और वहाँ जगह को पहले विजिट करें, सर्वे करें, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है, फ्यूचर क्या है इसका। असल में इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए जिसका फ्यूचर ब्राइट हो। बिल्कुल सही। अब हम लोग, हमारी मजबूरी क्या है कि अगर कुछ लोग अगर कोरंगी में रह रहे हैं, मलिर में रह रहे हैं, लांडी में रह रहे हैं, तो वो उसकी सोच से बाहर नहीं निकलते।
वो वहीं रह रहे हैं तो वो सोचते हैं कि इसी मोहल्ले में कोई मकान मिलेगा हम ले लेंगे, चाहे वो 2 करोड़ रुपए का होगा वो ले लेंगे, 3 करोड़ का होगा ले लेंगे, मगर उनकी सोच यहाँ तक महदूद हो गई है। बिल्कुल ठीक है। उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा बाहर निकलें, सोचें, अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा करें। वो एक तो इससे बड़ा, जैसे यहाँ पे 100 गज का घर मिलेगा और वहाँ पर जो है ना 500 गज का आपको प्लॉट मिलेगा, उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर लें तो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका बेहतर हो जाएगा जी। और बच्चों का एजुकेशन भी बेहतर हो जाएगी, माहौल भी आपको अच्छा मिलेगा और थोड़ी सी कुशादा आपको घर में जो उसकी रहने की जगह भी थोड़ी सी बड़ी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास है और जैसे अभी सर बता रहे थे कि कराची में अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है और सोच को थोड़ी सी बदलने की भी ज़रूरत है। अब यहाँ पर एडवाइस तो नहीं की जा सकती वरना फिर बहुत सारे सवाल होंगे। बहरहाल आप खुद इसके बारे में बेहतर तौर पर जो है तहकीक कर सकते हैं और ये जो ख़ास तौर पर शहर से दूर जो स्कीमें हैं यहाँ पे जो मामलात सामने आ रहे हैं इससे मैं हमेशा ही कहता हूँ इज्तनाब करें इस वक्त, क्योंकि मामलात बहुत पेचीदा हैं और इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ मौजूद हैं और जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरह के काम, ही कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इतना आसान यकीनन नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो जिस किस्म की तामीरात हो रही हैं, क्योंकि ना कोई प्लान है ना कोई यहाँ पे सिस्टम मौजूद है। सिस्टम तो बहरहाल एक मौजूद है, उसका नाम सिस्टम रखा गया है जिसमें पैसे की हेर फेर होती है और सब कुछ होता है, वो एक अलग सिलसिला है। लेकिन एक जो निज़ाम चलाने के लिए किसी भी शहर को चाहिए होता है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और क्योंकि हुकूमत की दिलचस्पी इन मामलात में नहीं है, यही वजह है कि शहर कराची का जो हाल है इस वक्त आप देख सकते हैं। दुनिया के तबाहाल शहरों में इसका शुमार होता है और ये उन शहरों में इसका शुमार होता है जो बिल्कुल भी रहने के अब काबिल नहीं रहे। तो ये इस हाल तक जो हमने इसको पहुँचा दिया है। अच्छा जी, अब ये कि आपने जैसे प्राइसेस के हवाले से बताया कि कम है और फिर एक चीज़ जो हम पूरे शहर में नज़र आती है, जो शहर से बाहर जो सोसाइटीज़ हैं वो किसके नाम पे अलॉटमेंट है, किसके पास फाइल है नहीं पता। वो जो अथॉरिटी बनी हुई है उससे कोई सवाल नहीं कर सकता, वो जब चाहे उसको आपकी ख़त्म कर दे, आपकी लीज़ भी ख़त्म कर दे, आपके एनओसीज़ को भी जारी ना करे। ये सब उसकी सवाबदीद के ऊपर और लोग साल साल बेवकूफ़ बनते आए हैं और बन रहे हैं। यहाँ पे क्या ऐसी सूरत हाल है या इससे मुख्तलिफ है, ये ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि यहाँ ये कहा जाता है जहाँ आप काम कर रहे हैं यहाँ पर जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो बिल्कुल सिक्योर होती है क्योंकि चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, चेक एंड बैलेंस है। यहाँ पे क्या मामला है, ज़रा ये फरमाइए। देखिए, मैं जो क्योंकि गुज़श्ता 30 साल से इस बिजनेस से वाबस्ता हूँ और मैं काम भी डीएचए में ही कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ ये देखी कि जो आपको मेंटली सुकून जो डीएचए में मिलता है ना, वो आपको बाहर नहीं मिलता। वहाँ पर आपके साथ बहुत से इश्यूज आते हैं। अच्छा, कहने को लोग कहते हैं कि वहाँ पे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है। देखिए, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये होनी चाहिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं, वो कितना सेफ है जी। लोग इस चीज़ को नज़र नहीं रखते। लोग कहते हैं कि बस वो वहाँ पे चीज़ें हमको इतनी सहूलत मिल गई, 5 साल में पेमेंट करनी है। भाई आप ले लें, मगर आप देखें कि वो जगह कौन सी है, उसका फ्यूचर क्या है। वहाँ पे लोग कभी कभार तो सिर्फ वो किराए के चक्कर में कि वहाँ पे किराया ज़्यादा मिल जाएगा। मैं समझता हूँ सेफ्टी का लोग ख्याल नहीं करते। बिल्कुल सही। सेफ्टी सबसे पहली चीज़ है, हर चीज़ में सेफ्टी पहले है। चाहे आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, सेफ्टी सबसे पहले। जब खासतौर पे आप किसी पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी सेफ्टी का तो लोग सोचते ही नहीं है। अब सिर्फ रेफरेंस के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं कि भाई फलाने शख्स ने बोला फलाने के पास चले जाओ, बस वहाँ जाके पैसे दे दो, मेरा नाम लेना, लोग बुक कर लेते हैं। अब बुक कर लेते हैं, बाद में वो आदमी बोलता भाई मैंने आपसे कहा था चले जाओ, मगर ये थोड़ी कहा था कि अगर कोई मसला होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये सब चीज़ों से आप इतना भरोसा ना करें, बल्कि आपको खुद जो है ना इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। और पैसा देते वक्त ये सोचें कि क्या ये पैसे की सेफ्टी है, क्या इसका फ्यूचर क्या है, इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है। खुदा न खास्ता कोई अगर बेईमान हो जाता है या कोई स्कीम खत्म हो जाती है या इसके पेपर वगैरह चेक करें इनके नाम पर नहीं है, आपके पास एटलीस्ट वो पेपर होना चाहिए कि अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जरूर पेमेंट देते हो करें कि अगर खुदा न खास्ता जो सामने वाला शख्स जिसके साथ आप बुकिंग कर रहे हैं या किसी को पैसे दे रहे हैं वो अगर बेईमान होता है तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए कि आप कोर्ट में जाएं तो कोर्ट उस पर स्टे ले कि कम से कम जिस प्रॉपर्टी पे आपने बुकिंग की हुई है, पैसे दिए, वो प्रॉपर्टी उसकी रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सेफ्टी है। अच्छा, लोग ये नहीं देखते। और मैं सबकी बात नहीं करता, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि यहाँ पे इस किस्म की बुकिंग कर रहे हैं कि उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, बुकिंग कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और फिर सोने पे सुहागा जो पैसे देने वाले लोग हैं वो भी जाके बड़ी खुशी से उनको पैसे देकर आते हैं। अब वो रसीद लेकर आते हैं कि हमने बुक कर ली। भाई बुक करने के लिए देखें कि ये प्लॉट किसके नाम पर है, ये प्रोजेक्ट किसके नाम पर है, लीज किसके नाम पर है, लीज है या नहीं है, इसकी क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, इसके ड्यूज क्लियर है नहीं है। वो बुकिंग लेकर आते हैं खुद, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, किसी से मशवरा करना नहीं है, किसी ने बोल दिया मोहल्ले में
चले जाओ बस वहाँ पे, मैंने भी बुक किया आप भी बुक कर लो, वो तो बेवकूफ़ बन गया, वो भी बुक। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे 25-25 30-30 साल हो गए, लोगों ने पैसे दिए थे, आज तक उनके पैसे रिफंड भी नहीं हुए और चीज़ें भी उनको नहीं मिली। तो अब बताएं ऐसी इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा। मैंने भी ये देखा कि ये जो शहर से बाहर जो स्कीम जिसके आप शिकार हुए हैं, आज सर पकड़ के बैठे हुए हैं, लाइनें लगाकर इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। अभी किस चीज़ की रजिस्ट्रेशन है ये नहीं पता, उसके लिए 15-15 हज़ार रुपये लाइनों में लेकर खड़े हुए हैं और जमा करा रहे हैं, और आज हमें मैसेजेस भेजते हैं कि जी ये हमारे साथ क्या हुआ। और मैं तो उस वक्त भी ये हैरान था कि ये कैसे मुमकिन है कि जिस प्राइस रेट के ऊपर ये ऑफ़र कर रहे हैं चीज़ें, वो कैसे मुमकिन है कि आपको मिल जाए, और ये इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये अपनी जगह या अपनी बात पर कायम रहेंगे और आगे इसमें जो फर्दर इजाफा नहीं करेंगे। लेकिन लोग हमारे बेवकूफ़ बने और आज भी उसी का शिकार हैं। और आज बैठ कर वो नाम तो खैर मैं ये नहीं मेंशन कर सकता, शहर के बाहर, शहर कराची से थोड़ा सा दूर जो है वो है, सबके इल्म में है क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसका शिकार हो रहा है। अब ये बताइए, आपने जैसे भी बात कही मुझे वो बात याद आई है कि ये हमारे लोगों का हाल है। फरमाइए। देखिए मैंने फिर कहा ना कि जो पैसा कमाना जानता है तो वो तो हर रास्ता अख्तियार करेगा कि मैंने किस तरीके से इसकी पब्लिसिटी करनी है, कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना है। उसका तो काम है, वो तो करेगा। बिल्कुल ठीक है। मगर जो बेवकूफ़ बनने वाले का काम है कि वो बेवकूफ़ ना बने। ये गलती उनकी नहीं है क्योंकि वो तो स्मार्ट है। जी। अब ये जो गरीब लोग जो पैसे जमा करते हैं अपना जेवर बेच के, अपने घर वालों का जेवर बेच के थोड़े से पैसे जमा करते हैं, कोई गाड़ी बेच देते हैं, कोई फ्रिज बेच देते हैं, मोटरसाइकिल बेच के अपने पैसे जाके जमा करते हैं कि चले भाई हमें हमारा घर मिल जाएगा। अब जो घर लेने जा रहे हैं उसके उन्होंने इतने पैसे दे दिए कि अब वापसी नहीं है, अब उनको बाकी पैसे भी देने हैं। और फिर जो एग्रीमेंट साइन कराते हैं उसके अंदर ऐसी ऐसी कंडीशन लिखी होती है कि अगर आपने उसको फुलफिल नहीं किया तो जब मर्जियाँ कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल सही है। और मतलब वो हर रास्ता वो अख्तियार करते हैं कि जिसमें कि जिस वक्त चाहेंगे उनको उसको पकड़ के बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक है। मगर ये खरीदने वाले की गलती है कि वो सेफ्टी करे। उसके लिए अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो आप किसी अच्छे एडवाइजर को, कंसल्टेंट को रखें, उसको बताएं कि भाई मेरे ये पैसे आके लाल के मुझे बताएं इसकी सेफ्टी क्या है। और आप अगर एक से नहीं काउंटर चेक जरूर करें। जी जी। एक पे भरोसा ना करें। आपको अगर 2-3 लोगों के पास जाना पड़े उनसे चेक करें, अगर सब लोग, और मगर वो फीस लेंगे। मगर लोगों की गलती क्या है कि हर आदमी अपना सारा काम फ्री में कराना चाहता है। ऐसा ही है। अब फ्री में अगर काम कराएंगे तो फिर उनका रिजल्ट यही होगा जो लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर, अब हम भी DHA फेज 8 में बंगलों की बुकिंग करते हैं। हालांकि बंगलों की बुकिंग कोई नहीं करता, हम करते हैं फेज 8 में। हम कहते हैं भाई प्लॉट अपनी मर्जी का पसंद कर लो। पसंद कर लिया, हमने प्लॉट खरीद लिया, हमारे नाम पे प्लॉट है। अब हम प्लॉट के बाद बोलते हैं कि भाई इसको बुकिंग करनी है तो आप बुक कर लें, हमें बता दें किस किस्म का बंगला बनाना है। हम आर्किटेक्ट के पास लेके जाते हैं, उनको बंगले की डिजाइनिंग करवाते हैं, उनकी मर्जी का बंगला बनवा के उनको देते हैं, और उनसे हम डाउन पेमेंट लेते हैं और उनसे एक इजीली 2 साल की इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं। अब वो कहते हैं हम तो इकट्ठे पैसे दे नहीं सकते, हमने कहा 2 साल में दे दें। मगर जो आज का जो रेट है मार्केट का, जैसे बंगले का रेट है फर्ज करें 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, तो हम उस रेट से भी कम में बुक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर एग्रीमेंट हम खुद करते हैं कि अगर हम बेईमान हो जाएं तो उनको हक है कि वो कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएं तो हमारी प्रॉपर्टी रुक जाएगी। बिल्कुल सही। मतलब ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखें अगर हमारी नीयत सही है, हम तो इसको डिलीवर करना चाहते हैं तो हम ये काम कर रहे हैं। लोग नहीं करते, लोग कभी भी उस आदमी के नाम से बुकिंग नहीं करते जिसके नाम पे प्रोजेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। ये सबसे बड़ी सेफ्टी है कि आप जब बुकिंग करें तो देखें कि मालिक कौन है, और मालिक जो है उसके कहने पे ना जाए, उसके डिपार्टमेंट से जाके वेरिफिकेशन कराएं, क्लियरेंस सर्टिफिकेट लें, उसकी NDC लें, NOC लें उसकी, फिर उसको पता चलता है कि हाँ ये मालिक है, उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं तो उसके बाद उससे बुकिंग करें। और फिर आप डिफॉल्ट ना हो, जो आपने पेमेंट शेड्यूल दिया है उस पेमेंट के ऊपर अपनी पेमेंट करें। फिर हमने तो अभी तक यही देखा कि जिसको हमने डिलीवर की ये चीज़ें, यकीन माने हमने बुकिंग की, बुकिंग के बाद 2 साल 1.5 साल के बाद जो भी रेट बढ़ते हैं कम से कम 50%, 60%, 100% भी रेट उसके बढ़ जाते हैं। मगर देखिए नीयत खराब करने का क्या होगा कि हम बेईमानी करके हराम क्यों खाएं। हम उनको डिलीवर करते हैं कि इनका नसीब है। जिस वक्त हमने बुकिंग की थी हमने अपना नफा उसमें रख लिया था, अब उसके बाद जो नफा है वो उनका है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें 100% मतलब ये समझ लें कि 40-50% तो प्रॉफिट होता ही होता है उसके अंदर। तो ये सब इसलिए बताने की ज़रूरत है कि देखें लोग जो, एक तो माशी हालात इतने ख़राब हैं, पैसे हैं नहीं, फिर वो कोई किराए पे रहते हैं, तो हमने तो किराए वालों को भी ऑफ़र किए कि भाई आप किराए को छोड़ के हमसे कोई ऐसे प्रोजेक्ट ले लें जिसके जो तैयार है उसमें रहना शुरू कर दें और हमें आराम आराम से पैसे देते रहे। वो किराए की मद में जो ना अपने पैसे देते रहे कि वो एक वक्त आएगा कि आपकी वो चीज़ अपनी हो जाएगी। हम तो ये भी उनको सहूलत फराहम करते हैं सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। बिल्कुल सही है।
अच्छा, ये जो आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ख़ास तौर पे आप रोड साइड को ज़्यादा तरजीह देते हैं, मैं देख रहा था, और उसी पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इसकी क्या वजह है, और क्या ये इजीली अवेलेबल होता है, एक आम आदमी के एक्सेस में है? क्योंकि ख्याल ये होता है कि ये शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ये हर किसी के लिए नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहेंगे? देखें, हमारा जो टारगेट होता है वो होता है कि मेन रोड पे क्योंकि सप्लाई कम होती है, डिमांड बहुत होती है। ये हमेशा से रहा है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छा होता है, मेन रोड कमर्शियल होते हैं, वो उनकी डिमांड बहुत होती है, सप्लाई नहीं होती। हम कोशिश करते हैं कि मेन रोड पे अपने प्रोजेक्ट बनाएं, तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो यहाँ के जो इलीट क्लास होती है उसको अपने रेस्टोरेंट खोलने होते हैं, उनको अच्छी फर्म बनानी होती है, उनको अपने बिजनेसेस करने होते हैं, तो वो मेन रोड पे ही करते हैं। अच्छा, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही ये है। निस्बतन ये डबल कीमत के होते हैं या डबल से भी ज़्यादा राइट, के होते हैं, राइट। मगर उसके भी बायर मौजूद हैं क्योंकि वो बिजनेस रन कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है। वो जो हमसे जो चीज़ खरीदते हैं तो उनका मकसद होता है कि यार यहाँ ज़्यादा पैसे में चीज़ लेके अपना बिजनेस करेंगे, हमारा बिजनेस रन करेगा, हमें पैसे मिलेंगे, तो वो लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। उसकी डिमांड इसी वजह से ज़्यादा होती है। फिर जो मैंने अभी आपसे जैसे बुकिंग के हवाले से बात कर रहा था कि रेजिडेंशियल बेंगलोर जो हम बुक करते हैं, वो सिर्फ हम बात कर रहे हैं उनके लिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। बिल्कुल ठीक है। अब उनके पैसों की सेफ्टी क्या है? जी। वो कई लोगों की शिकायत है कि भाई हमने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, अब हम करेंगे नहीं कि पैसे डूब गए। तो भाई मैं उनसे कहता हूँ गलती आपकी है। आपने क्या देखा था? आपका मकसद थोड़ी पैसे वहाँ पे मेहनत से कमाओ, वहाँ पे किसी के कहने पे पैसे भेज दो, आप उसको देखते नहीं हो कहाँ पैसे लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल तो ठीक गलती है। आपकी है। उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं भाई यहाँ पर आओ, डिफेंस में कोई चीटिंग नहीं हो सकती, कोई फ्रॉड बिल्कुल नहीं हो ठीक सकता, है। क्योंकि यहाँ चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है, यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर डीएचओ की बहुत ही सख्ती है, आप रिश्वत नहीं दे सकते यहाँ पर, काम बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए हम भी 30 साल से काम कर रहे हैं, जाहिर है कोई वहाँ पे आपके पास गुंजाइश नहीं है कोई आप गलत काम करें तो डीएचए आपको छोड़ देगा, काम भी नहीं कर सकते। उन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप डिफेंस में आए, यहाँ पे बंगले किस्तों में ले लें। मतलब मैं 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ में भी बंगला 500 गज का बुक करके देते हैं हम लोग। कौन करके देगा मुझे बताएं? नहीं करके देगा। तो ये मैं इसलिए पैगाम देना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं हमारे पास आए, हम आपको रास्ता बताएंगे कि कहाँ पर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इंशाल्लाह आपकी सेफ्टी होगी। और हमें सिर्फ ये कि हमें तो जो प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा, वो तो हर जगह हर किसी को मिलता है, मगर हमारे को आपकी दुआओं की भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप दुआएं देते हैं। जो लोग आज से 30 साल पहले मेरे साथ काम कर रहे थे, वो आज अपने अपने घरों में शिफ्ट हैं। उनको 35 लाख रुपए के बंगले लेके दिए थे, 40 लाख के बंगले लेके दिए थे, आज वो 10-10, 12-12 करोड़ के घर में रह रहे हैं। वो दुआएं देते हैं। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि हमने, रोशन साहब ने हमको मशवरा दिया था कि ये काम नहीं करें, ये ले लें, हमने ले लिया। आज देखें अपना घर भी है, हमारा अपना ऑफिस भी है, हमारी ये प्लॉट भी ले लिया, तो इसकी वजह से बच गया, वरना तो ये पैसे खर्च हो जाते। बिल्कुल ठीक है। तो सेफ्टी जो है वो हमेशा उसको मलूज़ खाते रखा जाए, और ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर जी आपको खुश आमदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मज़ मेहमान सईद रोशन निवासी साहब तशरीफ़ फरमाए, और बड़ी काम की बातें बता रहे थे कि ये ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तो मुख्तलिफ़ ऐसी जगहें हैं, खैर स्टॉक मार्केट है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और लोग पूछते भी हैं कि इसमें आया इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर राय तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस वक्त राय दूंगा तो शायद बहुत सारे लोग जो हमारे स्टॉक मार्केट से हैं दोस्त, वो शायद नाराज़ हो जाएं, बल्कि यकीनन नाराज़ हो जाएंगे। तो बहरहाल उससे बेहतर ये है कि आप बहुत सारी और दीगर जगह हैं जिसके बारे में सोच सकते हैं, स्टडी उसके बारे में भी करें। अगर आपके उसके बारे में अगर पढ़ लें, अगर थोड़ी सी तहकीक कर लें, या जो उसका समझते हैं इस काम को, अगर उनसे रब्ता कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो आता है वो रियल इस्टेट का शोबा आता है, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। पाकिस्तान में हमेशा से लोग जो ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब करते आए हैं बड़े अरसे से और कर रहे हैं इस वक्त भी, टैक्सी चलाकर, और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने पैसा जमा किया है, वो ये चाहते हैं कि उसको सही जगह पार्क करें। तो उसके लिए उनको रियल इस्टेट का शोबा जो है वो नज़र आता है, और होना भी चाहिए यकीनन। जब अगर कभी ऐसा इरादा होता है कि मुल्क वापस आने का आप सोचते हैं, तो यकीनन सबसे पहला ख्याल ये आता है कि आपके पास अपनी जगह एटलीस्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप सही जगह का इंतखाब करें। और यहाँ पर अब मैं अगर प्रोग्राम के अंदर बताना शुरू कर दूँ कि क्या कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है या नहीं होगा इस शहर में रहने वाला जिसको इल्म हो
या ना हो कि ये क्या हो रहा है, किस तरह प्रॉपर्टी के काम में जो कुछ हो रहा है। तो बहरहाल यहाँ पे अब सेफ़ तरीके से काम करना ही बड़ा मुश्किल है। रोशन साहब इसी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे इस मामले पर कि किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। ओवरसीज़ बड़े सवालात भेजते हैं और उन्होंने जो नुकसान उठाया है शहर से बाहर पैसा लगा के, अब मैं क्या उसके ऊपर कहूँ। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी मैसेजेस आते हैं उसमें लोग यही कहते हैं कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें, हमें बताएं। तो हम तो टीवी पे बैठ के तो नहीं बताया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा सिलसिला है। तो इसकी वजह से ओवरसीज़ जो है ख़ास तौर पे जिनके पास अब पैसा है, क्योंकि यहाँ रहने वालों के पास तो शायद अब वो नहीं है क़ुव्वत ख़रीद उनकी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि अब उनको जो है वो गाइड किया जाए। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, क्या आपकी राय फरमाइए। देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक असासा है जी। बहुत बड़ा एसेट है। इसको सही डायरेक्शन देनी होगी। हुआ ये कि ये पिछले कुछ अरसे में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, पाकिस्तान पैसा भेजा था, वो सारे उनके तकरीबन डूब गए। जी जी। तो जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसे। अब वो इतने परेशान हैं कि क्या करें। मेरे पास ऐसे टेलीफोन आते हैं, क्योंकि मैं तो मार्केटिंग कर रहा हूँ अपने काम की, और सिर्फ इसके लिए कि अल्लाह ताला ने जो रोजी हमको देनी है वो तो देगा ही, मगर साथ साथ हम चाहते हैं कि उनकी दुआएं भी हमें मिलें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमको मिलती हैं। शुक्र। अब जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हमें उल्टा समझाना शुरू कर देते हैं, और हमें मतलब एक अच्छे अंदाज में बात भी नहीं करते। वो इतने ज्यादा नुकसान कर चुके हैं कि उनको गुस्सा आता है कि यार ये एक नया फ्रॉड ना आ जाए। वो हम पे भी ट्रस्ट नहीं करते। फिर उनको समझाते हैं ग्रेजुअली कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें ये आपका नुक्स था, हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें आपकी ये सेफ्टी है। अगर हम भी गलत करेंगे तो आपके पास एक रास्ता है, ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी आप रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये तो किसी ने आपको ये बात नहीं बताई। हम आपके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट ही नहीं करेंगे जिसमें आप फंसेंगे। हम तो वो काम करेंगे जिसमें कि आप हमें टाइम पे पेमेंट करें, हम आपको डिलीवर करें। अब वो चीज डबल की भी हो जाती है, डबल अमाउंट की, वो आपकी है, हमारी नहीं है। कि हमारा ईमान ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब का जो देना हमको देना, हमने आपके नसीब से चुराना नहीं है। वो नाम पे नहीं, वो हमारे किसी काम नहीं आएगा, और ना हमें ऐसा पैसा चाहिए। जब ये चीज आपके दिल में होती है ना, तो फिर आप किसी के लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो हम तो जब समझाने में काफी हद तक कामयाब हो गए। अब ओवरसीज पाकिस्तानी हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उनको हमने रास्ता बता दिया है। अब वो यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम वो लोगों को मोटिवेट करें, ओवरसीज पाकिस्तानी को मोटिवेट करें, उनको इधर लेकर आए, उनके पैसे की पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। यकीन माने हम उनको इतना समझाते हैं, उनसे पूछते हैं अब आपका क्या प्रोग्राम है, चलें। वो कहते हैं हम दुबई में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी मैं फिर उनको समझाता हूँ कि दुबई तो उससे बड़ा खड्डा है। टर्की पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ, टर्की में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा देखें, जहां पर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, देखिए दुबई उनके लिए अच्छा है जिनके पास पासपोर्ट है, वहाँ का उनके लिए लोग हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान उनके लिए अच्छा है जहाँ के पाकिस्तान का पासपोर्ट है। अगर आप पाकिस्तानियों के पास इंग्लैंड का वीजा है, कनाडा का वीजा है, पासपोर्ट है, इंग्लैंड का पासपोर्ट है, ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है, वहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी हो गई पासपोर्ट होने की वजह से। आप कैसे समझ सकते हैं कि आप अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप सिर्फ वीजे के ऊपर इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हो, और ले रहे हैं। ये मैं उनकी अक्लमंदी पे मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये कैसी अक्लमंदी है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सेफ्टी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको गोल्डन वीजा 5 साल का दे दिया, आपने इन्वेस्टमेंट उठा के कर दी। तो कोई बात नहीं, अल्लाह उनके हाल पे रहम करे। मैं तो कहता हूँ भाई पाकिस्तान इज द बेस्ट। पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मैं कभी अपने मुंह से पाकिस्तान की बुराई करना भी नहीं चाहता हूँ, सुनना भी नहीं चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी पे जिंदा हूँ। मुझे खुशी होती है पाकिस्तान को जिस हाल में भी देखता हूँ, मुझे खुशी होती है। अफसोस जरूर होता है उन लोगों को देख के जो परेशान हाल है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके भी हालात ठीक करे। एक दिन वो हालात ठीक हो जाएंगे। अब आप देखें ग्रेजुअली चीजें चेंज हो रही हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा देखें अल्लाह की तरफ से किसी को ढील मिली भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क़त्ल कलामी की माजरत, कॉलर को एक है हमारे साथ। अब ये भी सिलसिला हमने शुरू कर दिया कि उनको भी मौका दिया जाए, जो उनसे भी बात कर ली जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ खोलें फ्लोर पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो लीडर साहब बात कर रहे हैं, इसका बुकिंग का क्या तरीकेकार होगा, पेमेंट मोड क्या होगा, और कस्टमर को क्या फैसिलिटी देंगे ये? अच्छा, चलें इसके ऊपर भी अभी बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने, आतिफ साहब ने जो कराची से कॉल की है। वो ये बुकिंग का तरीक़ाकार के हवाले से जानना चाह रहे हैं कि क्या इसका तरीक़ाकार होता है। चलें आपके पास अगर वो करते हैं, जिसका भी आपने कुछ सरसरी तस्करा किया है, तो मैं चाहूँगा ज़रा इसका ज़रा समझा देंगे। जो अब इन्वेस्टेड हैं लोग, इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, अब वो इस सवाल कर रहे हैं। जी फरमाइए। बिल्कुल सही उनका सवाल है।
कि बुकिंग में लोगों को मैं, जैसे इनका सवाल है कि आप बुकिंग किस तरीके से करते हैं, मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो हमारे यहाँ मोड ऑफ पेमेंट 5 साल का नहीं होता, ठीक है, 2 साल का होता है मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि हम जब बंगला बनाते हैं तो उसके अंदर प्लॉट लेते हैं, प्लॉट के ऊपर तकरीबन डीएचए से परमिशन लेने में हमको 3-4 महीने लग जाते हैं। उसके बाद बंगला स्टार्ट होता है, 1 साल में बंगला 1.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो हम जो मैक्सिमम टाइम देते हैं सिर्फ 2 साल का देते ठीक है। हैं, और डाउन पेमेंट इनकी 20 से 25% हम लेते हैं, ठीक है। और एग्रीमेंट हम डायरेक्ट मालिक, जैसे हम खुद ले आए तो हम खुद करते हैं। Right. ये सबसे बड़ी बात है, ये सेफ्टी है इनकी, बिल्कुल ठीक कि है। ये इनको ये पता है कि इन्होंने पैसे किसको दिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर ये हमसे रास्ता कायम करेंगे तो हम उनको रास्ता बताएंगे, और उनको वीवीआईपी जगह, क्योंकि इस वक्त कराची की वीवीआईपी जगह फेज 8 डीएचए जी, कराची जी, है, बिल्कुल यकीन वहां पर हम बंगला बना के दे रहे हैं, और उस पैसों में बना के दे रहे हैं जिस पैसे में आपको कराची के दूसरे शहरों में भी नहीं मिलता। नहीं मिलता। और वहां पर डॉक्यूमेंट के भी मसले होते हैं, यहाँ पे कोई ये डॉक्यूमेंट का कोई मसला नहीं है। ये तो भी ये सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक नया तरीका है, और आप लोग मैं तो कहता हूँ एक मरतबा आप करके देखेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। या मेरे पास वो लोग हैं जो कि 30 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनकी मैंने बुकिंग की भी है, उनसे मिले, उनसे पूछें भाई हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, फिर ये आपको सबसे पता ज़्यादा चल जाएगा। ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें। जैसे आप शहर के बाहर लगाते हैं ना, इंतहाई मुतनाज़ तरीन शख्सियत पाकिस्तान की वो बन चुके हैं साहब, और उनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अरबों रुपए का नुकसान उठा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी सवाल पूछते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना कैसा है। बहरहाल जी, आप खुद इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पर जान सकते हैं। और जैसा भी है, आखिर में जो बात हुई है कि रेपुटेशन उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप ये पहले सारी चीज़ें इसकी जांच परख कर लीजिए, और उसके बाद फिर जो है वो ज़रूर इन्वेस्ट करें। और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो इस तरह का प्रोग्राम होगा। रोशन साहब को ज़हमत देता रहूँगा इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, और फिर अगर इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो इंशाल्लाह ज़रूर शामिल करूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब रोशन निवासी साहब, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। आप तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही है, और इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।